हेलो दोस्त, हम लोग आज यूट्यूब चैनल पर देखेंगे समकालीन विश्व की राजनीति अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत, जो पॉलिटिकल साइंस का है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आज दो ध्रुवीयता का अंत। यह दो ध्रुवीयता का अंत क्या है? और देखते हैं इसमें दो ध्रुवीयता का अंत के अंतर्गत जो क्या क्या टॉपिक है। सबसे पहले परिचय, सोवियत प्रणाली, गोरबाचौक और सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन की परिणतियां, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। यह कैसे शॉक विश्व जो है, किस प्रकार से जो है विश्व की अर्थव्यवस्था गुजरी थी और इसके परिणाम क्या हुआ शॉक थेरेपी के। और अंत में पूर्व सामी देश के भारत के साथ संबंध देखते हैं हम लोग परिचय के रूप में। इस पाठ में महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी कि पॉइंट्स हैं। बर्लिन की दीवार 1961 में खड़ी की गई थी। यह शीत युद्ध के दौर का चरम बिंदु था, जिस समय बर्लिन को दो भागों में बांटा गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के रूप में। पूर्वी बर्लिन जो था वह सोवियत संघ के खेमे में चला गया और पश्चिमी बर्लिन जो है वह चला गया अमेरिका के खेमे में। यह दीवार लगभग 150 मीटर से ज्यादा लंबी थी और लगभग 28 वर्षों तक खड़ी रही। 1989 ईस्वी में यहाँ के नागरिकों ने इस दीवार को गिरा दिया। 1990 में बर्लिन का एकीकरण हो गया, यानी कि जर्मनी की जो राजधानी थी उसका जो है एकीकरण हो गया। और इसके कारण सोवियत गुट में जो सम्मिलित कई देश थे उसने भी इससे अलग हुए सोवियत संघ से, और 1991 में सोवियत संघ का पूर्णतः विघटन हो गया। और 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गए, यानी कि शीत युद्ध की समाप्ति 1991 में हुई और इसकी परिणति जो है 1989 ईस्वी में दीवार के गिरने से हुई जर्मनी के। इस प्रकार से 3-4 पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण थे इसके। अब सोवियत प्रणाली क्या थी? यह सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध और समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। यानी कि सोवियत प्रणाली जो थी, वह व्यवस्था जो थी वह कैसी व्यवस्था थी, क्यों आई ऐसी? तो यह पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में आई थी, यानी कि अमेरिका के विरोध में आया था। दूसरा देखते हैं हम लोग, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा था। इसमें न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा थी, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कोई दूसरा पार्टी नहीं था, कम्युनिस्ट पार्टी ही इसको जो है चलाती थी, इस व्यवस्था को प्रमुख रूप से। तो कम्युनिस्ट पार्टी, इसी का यह थीम था। जीवन स्तर की सुविधा सभी को न्यूनतम थी, बेरोजगारी नाम की चीज नहीं थी इसमें। संचार प्रणाली बहुत ही उन्नत थी, यानी कि सोवियत प्रणाली में संचार प्रणाली उन्नत थी और मिल्कियत के प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व होता था। उत्पादन के साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना, यानी कि समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत जो है पूरी मिल्कियत जो थी वह सरकार के नियंत्रण में रहती थी। किसी व्यक्ति का कोई निजी जो है वह पूंजी नहीं होता था, निजी स्वामित्व नहीं होते थे। तो समाजवादी व्यवस्था इसी पर चलती थी, जिसको हम लोग मुख्यतः सोवियत प्रणाली के नाम से ही जानते हैं। तो ये सब जो है ध्यान रखने वाली बात है। अब देखते हैं सोवियत प्रणाली क्या थी। 1917 में रूसी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत संघ की स्थापना हुई। समाजवाद की स्थापना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुई थी, जैसा कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो समाजवाद की स्थापना पूंजीवादी व्यवस्था के ही विरोध में हुई थी। इसका मूल उद्देश्य था निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करना और समाज में समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। यह जो है मूल रूप से क्या थे, समाज में समानता का भाव लाना था, ताकि हमारा समाज जो है वह सभी को समानता का अधिकार दे सके। सर्वहारा वर्ग का सिद्धांत यहाँ था, जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले सोवियत संघ के अंतर्गत सोवियत प्रणाली में। लेनिन वाले में हम लोग पढ़े थे, लेनिनवाद में। तो सोवियत प्रणाली के निर्माताओं के राज्य के एकल पार्टी को प्राथमिकता दी थी और इसके अंतर्गत जो है एक ही पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी। जैसे हम लोग सोवियत संघ में देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी और इसमें विपक्षी दल के लिए कोई स्थान ही नहीं होता था। जैसे आज चीन में है, कोई स्थान ही नहीं था
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश सोवियत प्रणाली को अपनाया, यानी कि जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुए तो उसके बाद यूरोप के अधिकांश देश सोवियत प्रणाली को ही अपनाया, क्योंकि सोवियत संघ ने इसे फासीवाद ताकत से मुक्त कराया था। सोवियत प्रणाली को अपनाने वाले देश को ही दूसरी दुनिया के देश कहते हैं, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? सोवियत संघ कर रहा था पूरे विश्व में। तो यूरोप के जो दो भाग में बटे थे यूरोप, उसमें से पश्चिमी यूरोप जो है वह अमेरिका के नियंत्रण में था, तो सोवियत संघ के नियंत्रण में पूर्वी क्षेत्र के देश थे, पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश थे, और इसका नेतृत्व जो है सोवियत संघ कर रहा था। तो सोवियत प्रणाली का मतलब ही था सर्वहारा प्रणाली, यानी कि समानता का अधिकार। तो यही है सोवियत प्रणाली हमारी। तो ये सोवियत प्रणाली क्या थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में खड़ी व्यवस्था सोवियत प्रणाली थी, जिसमें समानता का अधिकार था, समानता का मूलक जो है वह अधिकार थे, समानता मूलक संरचना थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, और सोवियत संघ का विघटन। तो 1970 के दशक में गोर्बाचोव जो थे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और अंततः इस वर्ष अर्थव्यवस्था शिथिल पड़ गई। 70 के दशक से ही सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था जो है वह मूलतः जो है नीचे की ओर जाने लगी, इसमें समस्या उत्पन्न होने लगी। क्यों हुई ऐसा? हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने अमेरिका के बराबर की टक्कर दी, लेकिन प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में वह पिछड़ गई। हथियारों की होड़ ने सोवियत प्रणाली को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। पूंजी जो है वह बहुत ज्यादा पूंजी जो है वह बर्बाद हो गई अमेरिका के बराबरी की टक्कर देने में। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में भी यह पिछड़ गई, तो इसके कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थान जो थे वे सैन्य हथियार बनाना जो है वह समस्या बन गई। प्रौद्योगिकी में पिछड़ने के कारण जो है खर्च ज्यादा होने लगे, बुनियादी ढांचे चरमरा गई, और ये सारी समस्याएं अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाने के लिए काफी थे, और इसी के कारण पूरी जो है अर्थव्यवस्था सोवियत संघ की वह जो है धक्का लगा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को, और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो आगे हम लोग देखते हैं सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह जो है पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। तो पारिश्रमिक बढ़ने के बाद जो है उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया, और यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि सोवियत संघ के लोगों का पारिश्रमिक तो लगातार बढ़ा, मेहनत करने का तो बढ़ा, लेकिन वह पश्चिमी देशों के मामले में वह उत्पादन करने में पिछड़ गए, उसकी उत्पादन क्षमता कम हो गई, जिसके कारण जो है उसके विदेशों से आय कम होने लगे, यानी कि निर्यात का आय कम होने लगा। सोवियत संघ ने अपने अधिकतर संसाधन का प्रयोग परमाणु हथियार बनाने में किया, और उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आई इससे, जिसके कारण मूलभूत सुविधाएं जो है वह समस्या बन गई। सोवियत संघ में पिन से लेकर कार तक की उत्पादन देश के अंदर होती थी, लेकिन इसकी स्थिति बिगड़ने के कारण खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का आयात बढ़ाना पड़ा, और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वह चरमराने लगी। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वह बर्बाद होने लगी, यानी कि वह उसके पास मूल पूंजी जो था वह कम होने लगा। वह अन्य दूसरे देश जो सोवियत संघ के अंतर्गत नियंत्रण में देश थे उनको भी सहायता करनी थी, और इन सब कारणों से जो है समस्या उत्पन्न होने लगे। तो ये खाद्यान्न का आयात करना एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, भ्रष्टाचार बढ़ा, और भूखमरी जैसी भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब हम लोग देखते हैं मिखाइल गोर्बाचोव जो रूस के अंतिम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, 1980 के दशक के मध्य में, यानी कि 84-85 में लगभग मध्य एशिया में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव वो बने, और 1984 में मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे और तेजी से विकास करना चाहते थे, यानी कि वो जो पिछड़ गई थी, जो लड़खड़ा गई थी अर्थव्यवस्था, उस व्यवस्था को वापस सुधार लाने के लिए कुछ प्रयोग किए थे। तो मिखाइल गोर्बाचोव प्रयोग तो किए, लेकिन सामान्य बनाने के लिए जो है कोशिश तो की, लेकिन वह सुधार बनाने का कोशिश जो है नाकाफी रहा, और वह नियंत्रण नहीं रह पाया।
पश्चिम के देशों के साथ संबंध को सामान्य बनाना, सोवियत संघ के लोकतांत्रिक रूप देना और वहां सुधार करने का फैसला किया। यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव ने पश्चिम देश के साथ संबंध को समान बनाने का कोशिश किया, यानी कि अमेरिका और उसके साथ के देशों को सोवियत संघ का लोकतांत्रिक रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पहले एक ही पार्टी का दबदबा था, कम्युनिस्ट पार्टी का, और वहां सुधार करने का भी फैसला किया। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो है सोवियत संघ के खेमे में ही सम्मिलित थे। जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पूर्वी जो क्षेत्र यूरोप के लोग थे, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, वे देश सोवियत संघ के पाले में थे, और यहाँ की जनता जो है अपनी सरकार और सोवियत नियंत्रण का विरोध कर रहे थे। तो जनता जो है उसी जो है आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं होने के कारण जनता विरोध में उतर गई, क्योंकि लोग जो है उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो है वह पूरी नहीं हो पा रही थी, और मूलभूत आवश्यकता पूरी नहीं होने के कारण वे सोवियत सरकार यानी कि सोवियत नियंत्रण का विरोध कर रहे थे और अपनी ही सरकार का भी विरोध करने लगे। तो एक सोवियत संघ के लिए समस्या बन गई। सोवियत संघ की बाहरी संकटों के साथ आए आंतरिक संकटों का भी सामना करना पड़ा। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा था, यानी कि गोर्बाचेव के सुधार की नीति को उनकी ही पार्टी के लोग जो है विरोध कर रहे थे, जिसमें उनकी ही सरकार के पार्टी के अंदर के लोग आर्थिक राजनीतिक सुधार या लोकतांत्रिकरण की नीति का विरोध कर रहे थे। तो आंतरिक संकट जो है सोवियत संघ के लिए ज्यादा भारी पड़ा, क्योंकि लोकतांत्रिक रूप जो देने का प्रयास किया, पश्चिमी देशों जो संबंध बढ़ाने का प्रयास किया, इसका विरोध जो है शुरू हो गया, क्योंकि सोवियत संघ का निर्माण ही जो है वह पश्चिमी देशों के विरोध में ही हुआ था। अमेरिका और उसके पूंजीपति देशों के विरोध में हुआ था, पूंजीवादी सिद्धांतों के विरोध में हुआ था, और उसी के साथ ये संबंध सुधारने का प्रयास किए। और 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव का तख्ता पलट हो गया, यानी कि उसी के पार्टी के अंदर के लोग जो है मिखाइल गोर्बाचेव को हटा दिए महासचिव पद से और राष्ट्रपति के पद से, और सत्ता में बोरिस येल्त्सिन आए। बोरिस येल्त्सिन जो उसी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, वे जो है गोर्बाचेव को हटा करके शासन में आ गए। अब देखते हैं 1991 के दिसंबर में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। ये बहुत बड़ी घटना थी। 1991 के अंतिम महीने में दिसंबर में 3 राज्य जो है अलग हो गए और 15 गणराज्यों को मिलाकर के सोवियत संघ का निर्माण किया गया था। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 12 देश मिलकर के स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल निर्माण कराया, CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को चुना गया, यानी कि जो 15 देश थे उसमें से 12 देश मिलकर के CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट राष्ट्रकुल बनाए, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल बनाया। बाकी के 3 देश जो थे वो बाल्टिक देश कहलाए। यहाँ आप लोग देख सकते हैं बाल्टिक देश के रूप में कौन कौन है, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया। जबकि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल के रूप में जो थे वे 12 देश थे, जिसमें रूस भी था। तो कुल मिलाकर के 15 थे, 12 जो है राष्ट्रकुल के स्वतंत्र राज्य और 3 जो है बाल्टिक राज्य थे। 15 नए देश अस्तित्व में आ गए, 15 रूस के साथ 14 देश और उसके अलावा रूस एक 15वां देश। तो 12 देश तो मिलकर के स्वतंत्र राष्ट्र बना लिए, लेकिन 3 राष्ट्र जो है वह अलग बाल्टिक देश कहलाए, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन देश हैं, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, मोल्दोवा, ओमानिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, काजिकिस्तान और किर्गिस्तान। ये जो थे 12 कंट्री थे, जिसमें रूस जो है बहुत बड़ा था। यूक्रेन, रूस, बेलारूस ये सब बड़े बड़े क्षेत्र थे, देश थे। उसके अलावा एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये 3 देश जो थे ये बाल्टिक देश कहलाए। तो इस तरह से 12 देश राष्ट्रकुल के सदस्य कहलाए और 3 जो है लातविया, लिथुआनिया और एस्तोनिया ये 3 देश जो कहलाए वो कहलाए बाल्टिक देश।
ये तीनों देश मिलकर के एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया